हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से भारत के प्रत्येक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि इस टॉपिक को भारत के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमको जन्म से ही मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की, और बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हम इस टॉपिक को सारे आर्टिकलों को सीख लेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि जब से हमने जन्म लिया है तब तुरंत ही हमको जो अधिकार दे दिए जाते हैं वही कहलाते हैं मौलिक अधिकार। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ से उठता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो यहाँ पर भाग कौन सा है? 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और ये लिए किस देश के संविधान से गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार मूल रूप से आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वो हैं 6। अब उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों में आपके कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेदों को हमको जानना जरूरी बनता है। तो सबसे पहला जो अधिकार आता है, फर्स्ट नंबर का अधिकार, वो होता है समता, या जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। यानी समता या समानता का जो अधिकार है ये हमारा पहला अधिकार बन जाता। इसके अंतर्गत टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक इसमें आता है। यानी 14, 15, 16, 17, 18 पहला जो अधिकार है उसमें टोटल 5 आर्टिकल आते हैं। तो इन पाँचों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, देन हम देखेंगे 15 में, फिर देखेंगे 16 में, उसके बाद देखेंगे 17 में, और फिर देखेंगे 18 में। सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 14 है यह ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में क्या होगा कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार होगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब आप समझ रहे हो ना कि विधि के समक्ष समानता क्या होगी? यह होगी कि आप सब के लिए कानून एक समान होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आप चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, आप लोगों के लिए कानून बिल्कुल एक ही है। अगर आपने कोई कानून बना है, सबके लिए एक कानून बना है। ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 ये कहता है कि लिंग हो गया, और हो गया जाति, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर क्या भेदभाव नहीं होगा। ये कहता है आर्टिकल कि आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। चाहे लिंग आपका कोई हो, महिला हो या पुरुष हो, चाहे आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी आप धर्म के हों, लेकिन आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? पद में समानता। अब ये पद में समानता का मतलब क्या है? जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उन सरकारी नौकरियों में आप कोई भी हो, महिला पुरुष कोई भी हो, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आप कुछ भी पहनते हों, उन सब में पद के लिए समानता है। यानी सारे पद क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ये कहता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 17 कहता है अस्पृश्यता का सिद्धांत। यानी ये इसमें क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग छुआछूत। ये इतनी बार पेपर में पूछा जाता है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर तो काफ़ी मतलब अब तक कम से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। आर्टिकल नंबर 17 किससे संबंधित है? तो ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता के मामले से संबंधित है। आपको पता होगा कि अब से
काफ़ी टाइम पहले क्या होता था कि छुआछूत को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन जब हमारा संविधान बना, जब हमारे संविधान को लिखा गया तो उसमें एक आर्टिकल 17 लिखा गया जिसको छुआछूत बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत को मानता है तो उसको कठोर, उसके खिलाफ क्या होगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत बिल्कुल से ख़त्म है, आर्टिकल 17, और ये याद आपको ज़रूर रखना है। आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में उपाधि का अंत। उपाधि मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अंग्रेज लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उपाधियाँ दे देते थे जो उनके खूब करीब होते थे, जिसमें सर की उपाधि थी, नाइट की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि थी। तो उन उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया गया। इसका कारण क्या था सर, तो इसका कारण ये था कि जिन लोगों को उपाधियाँ दी जाती थी उसमें कुछ लोग तो अच्छे थे जिनका रवैया नहीं बदलता था, लेकिन कुछ लोगों का रवैया बदल जाता था, वो अपने आप को अलग लेवल का प्राणी समझने लगते थे। तो इसीलिए साफ तौर पे आर्टिकल 18 ये कहता है कि जितनी भी उपाधियां हैं उनका अंत किया जाना चाहिए और उनके आधार पर, यानी उनके स्थान पर भारत रत्न या परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, इन चक्रों से दिया जाना चाहिए जो कि भारत की उपाधियां हैं। जो भी उपाधियां थी वो सारी खत्म हो गई। ये हो गया आर्टिकल 18। और ये सब किस में आते हैं, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। फिर से रिवीजन करेंगे, 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में है लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 17 में क्या है आपका अस्पृश्यता का सिद्धांत, 18 में क्या है आपका, तो इसमें है 18 में उपाधियों का अंत। और अगर बात में आपको याद रखना है कि पद की समानता, यानी आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो मायने नहीं रखता है, जो सरकारी पद हैं वो सबके लिए समान होंगे। तो ये पहला हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे, जो दूसरा हमारा आता है वो कौन सा है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। हमको कई प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, तो हम सीखेंगे हमें स्वतंत्रता किस किस प्रकार से दी गई है उसको भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद ही याद रखना है। अब जो दूसरा हमारा अधिकार ये कहता है, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। किस प्रकार से स्वतंत्रता हमको मिली है उस बात को ज़रा समझना। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल कहाँ से है, तो आर्टिकल 19 से लगा के आर्टिकल 22 तक हमको पढ़ना है। अब देखो आर्टिकल 19 के कुछ अंतर्गत बहुत आर्टिकल जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 19। अब इसमें 19 का ए है, 19 का बी है, 19 का सी है और 19 का डी है, 19 का ई है, एफ है और लास्ट में क्या आ जाता है, जी आ जाता है। ये टोटल आपके 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 स्वतंत्रता किसमें दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 19 में। तो आर्टिकल 19 का ए क्या कहता है, आर्टिकल 19 का ये कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन याद रखना है आपको कि ऐसा आप कुछ नहीं बोलोगे जिससे हमारे संविधान को ठेस पहुँचे। मतलब कोई भी आप गलत चीज़ नहीं बोलोगे। अगर आपको सरकार के काम अच्छे नहीं लगते हैं तो आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, यानी कि सही शब्दों का प्रयोग करके। तो ये बोलने की स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें एक चीज़ और है, वो है RTI। RTI को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमें किसी भी चीज़ की अगर जानकारी लेनी है तो RTI किस में है, 19 के ए में। और ये जो RTI है इसका सन पूछा जाता है। सन आपको याद रखना है 2005, यानी RTI कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। दूसरी चीज़ इसी में आपको याद रखना है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस का मतलब क्या होता है, मीडिया यानी अखबार। तो इन चीज़ों की भी हमें स्वतंत्रता है कि अगर कोई मेरी बात को हमें पूरी दुनिया में पहुंचाना है, पूरी भारत में पहुंचाना है, तो उसके लिए हम प्रेस की क्या ले सकते हैं, मदद। ये आर्टिकल 19 का ए कहता है। एक चीज़ इसमें और है जो आपको याद रखनी है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अभी तक आपको पता होगा कि 2004
2004 के पहले हम सभी लोग अपने घर में जब चाहें तब झंडा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में इसको कह दिया गया कि 2004 से हम जब चाहें तब अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 19 का ए कहता है। तो आपको विशेष रूप से 19 वाले में इतनी बातें याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 19 का बी क्या कहता है कि आप बिना अस्त्र शस्त्र के, मतलब कि जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके बिना ये आप नहीं ले सकते हो। बाकी कहीं पर भी आप क्या बना सकते हो? समूह बना सकते हो। मतलब अगर आपको कहीं समूह बनाना है, धरना प्रदर्शन करना तो कर सकते हो, लेकिन बस अर्थे आपको अस्त्र और शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं है। यह आर्टिकल नंबर 19 का बी कहता है। 19 का सी ये कहता है कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी संघ बना सकते हो, उसके लिए आप क्या है, कोई भी आपके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, स्वतंत्र हो। आर्टिकल 19 का सी यही कहता है कि हम संघ बना सकते हैं। 19 का सी संघ बनाने के बाद 19 का जो डी है इसमें है कि निवास करने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपको पता होगा अभी 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में हम निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो दर्जा वहाँ से नहीं, आर्टिकल 370 हट गया। अब हम जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 का डी कहता है। 19 के ई की बात कर लें तो ये कहता है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी कोने में हम आ जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये आर्टिकल 19 का ई कहना। अगर 19 के एफ की बात कर लें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। इस 19 के एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। यहाँ था संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। आपको याद रखना, इस संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया। और कैसे हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1978। इसको हटा के कहाँ रख दिया गया? तो इसको हटा के रख दिया गया आर्टिकल 300A में, वो भी किसके अंतर्गत? कानूनी अधिकारों के अंतर्गत। याद रखना, इसको कहाँ रख दिया? कानूनी अधिकारों के अंतर्गत रख दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 19 के एफ जो कि था संपत्ति का अधिकार, इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया। और ये कई बार पूछा भी जाता, इसका ये जो संशोधन है ना, ये कई बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। फिर जो आर्टिकल जी है 19 का जी, ये क्या कहता है? तो ये कहता है आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, आपको कोई ज़बरदस्ती व्यवसाय नहीं कराएगा। कि अगर आपसे सरकार कहे कि आप ठेला ही लगाओ तो ज़रूरी नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिक हो। आप ठेला लगाना चाहते हो ठेला लगाओ, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो बड़ा बिजनेस करो, आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो, ऐसा आर्टिकल 19 का जी कहता है। अपनी आजीविका को चलाने के लिए आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। तो ये हो गए आर्टिकल 19। 19 में टोटल कितने आर्टिकल? 7 थे, एक हट गया है 19 का एफ, जो कि अब पहुंच गया है 300 के ए में। और यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक तो ये बन जाता है आरटीआई वाला या फिर झंडा वाला सन। इतनी बात आपको याद रखना। ये हो गया आर्टिकल 19, इतनी बात याद है ना। चलो अब हम आर्टिकल 20 पर पहुंचेंगे। इसको आप चाहो तो नोट कर लो। फिर चलो अब हम आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 क्या है उसको भी ज़रा समझिए। यही स्वतंत्रता के अधिकार में ही आर्टिकल 20 आपको पढ़ना है, और इसके बाद फिर आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। देखो अब आर्टिकल हमारा 20 क्या कहता है, इस बात को समझो। अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराध सभी को पता होगा। अपराध यानी कि दोष, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, अगर कोई अपराधी है जिसने क्या किया, कोई अपराध किया है, तो जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 20 कहता। इसमें कुल 3 बातों को बताया गया। 3 बातें कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखना। जैसे पहली बात इसमें क्या बताई गई? पहली बात इसमें ये बताई गई कि जो भी है, यानी कि जो अपराधी है वो अपने खिलाफ, यानी अपने खिलाफ जो अपराधी हैं वो अपने खिलाफ
कार्यवाही देने के लिए या गवाही देने के लिए, आप ऐसे समझो वो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका मन होगा तो वो गवाही देगा और उसका मन नहीं होगा तो वो गवाही नहीं देगा। जिसने अपराध किया है, इस बात को आपको याद रखना कि जो भी अपराधी है, अगर उसने अपराध किया, उसका मन है तो वो अपने खिलाफ गवाही देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये तो पहली बात कही गई। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है वो आपको समझो। दूसरी बात ये कही गई कि एक अपराध के लिए एक सज़ा। अगर आपने एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। यह भी बात कहाँ गई, कहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 20 में एक अपराध के लिए एक सज़ा, ये बात कही गई। तीसरी जो बात इस आर्टिकल में कही गई वो बात ये कही गई है मेरे दोस्त कि अगर आपने आज के समय में, मान लिया आज क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, अगर आपने 2022 में कोई क्या जुर्म किया या कोई अपराध किया, आपने नहीं है, कोई किसी अपराधी ने 2022 में जुर्म किया, अपराध किया और 2022 में उसको मान लिया 3 साल की सज़ा हुई, 2022 में उसको 3 साल की सज़ा हुई, लेकिन उसका केस पेंडिंग पड़ गया, उसका केस चलता रहा और फिर जो फाइनली हुआ उसको 2025 में फाइनल डिसीजन आया, 2025 में उसको सज़ा सुनाई गई। तो जो उसको सज़ा होगी ना वो 2025 में, मान लिया उसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई, तो 2025 के हिसाब से नहीं, इस बात को याद रखना, 2025 के हिसाब से नहीं बल्कि वो 2022 जब उसने क्या किया था, अपराध किया था, उसी के हिसाब से वो अपने सज़ा को काटेगा। यानी इसको सीधा भाषा में ये समझें तो जिस समय आपने अपराध किया या जिस समय हमने अपराध किया है उसी समय के हिसाब से हम सज़ा काटेंगे, ना कि आने वाले डिसीजन के समय से, क्योंकि काफ़ी सारे केस पेंडिंग रहते हैं। तो उस हिसाब से नहीं, हमने आज अपराध किया है तो हम आज के कानून के हिसाब से ही अपनी सज़ा को भुगतेंगे। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 20। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 21 की बात कर लेते हैं और ये आर्टिकल नंबर 21 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो हमसे कभी नहीं छीना जा सकता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। यानी हम जीवन जी सकते हैं, इसको हमें कोई नहीं छीन सकता। आपको पता होगा कि आर्टिकल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये किसी 2-3 कंडीशन ऐसी आती हैं जो हमसे छीनी जा सकती हैं, लेकिन एक यही आर्टिकल ऐसा होता है जो हमसे कभी नहीं छीना जा सकता। इसको कोई कुछ भी हो जाए, देश में हमारे कोई भी कंडीशन हो जाए, लेकिन इसको कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। ये कहता है आर्टिकल 21। ठीक है ना। अब देखो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है उस बात को समझो। आर्टिकल 22 ये कहता है, पहली तो बात ये समझो, आर्टिकल 22 की कंडीशन समझो। इसमें पहली बात ये कही गई है कि अगर जो भी अपराधी है, अगर आपको कोई क्या अरेस्ट करने आता है, कोई अगर आपको गिरफ्तार करने आता है, इस बात को देखना, अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप उसका कारण पूछ सकते हो कि क्या कारण है, मैंने क्या जुर्म किया है जिसके एवज में आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये पहली बात कही गई इसमें। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही गई, तो दूसरी बात ये कही गई कि कम से कम 24 घंटे के अंदर, कम से कम 24 घंटे में जो दोषी है, जो अपराधी है, उसको दोष निवारण है, या हम कह लें कि जो दोष का क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि दोष उसने किया है या नहीं किया है, उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कम से कम, अगर मान लिया हमने कोई जुर्म किया, हमने कोई कांड किया, तो हमको सबसे पहले अरेस्ट करने आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आर्टिकल 20 ये कहता है कि मेरा कारण क्या है, क्या मैंने जुर्म किया है, आप हमें बताओ, तो वो बताएंगे कारण। दूसरी बात कि अगर वो हमको ले जाते हैं अरेस्ट करके, तो कम से कम 24 घंटे के अंदर उनको जो हमारा दोष सिद्ध करेगा कि हम अपराधी हैं अथवा नहीं है, उसके सामने पेश करना पड़ेगा। ये कहता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है, ये कहता कि हम अपने मनपसंद का वकील,
पसंद का वकील हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी मनपसंद के वकील को हम ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ऐसी बात कहाँ की गई, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में टोटल कितनी बातें कही गई, 3। पहली बात क्या कही गई कि अगर कोई गिरफ्तारी होगी तो कारण बताना पड़ेगा। दूसरी बात 24 घंटे के अंदर दोष निवारक के पास पेश करना पड़ेगा। तीसरी बात यह कहा गई कि मनपसंद वकील हम कर सकते हैं, ऐसा कहा गया आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 आपको समझ आ गया। अब इसी में एक आर्टिकल 21 का ए जो है वो छूट गया है, वो भी हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा समझो। आर्टिकल 20 हो गया। अब यहीं पर हम समझ लेंगे आर्टिकल 21 के ए को। आर्टिकल 21 के ए को, अब 21 का ए समझ रहे हो क्या है, देखो जितने आर्टिकल, जैसे आर्टिकल ऐसे होते हैं, आर्टिकल मान लिया यहाँ पर 19, तो आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल 19 का ए पढ़ा। तो 19 का ए का मतलब क्या है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। जिसमें भी आपको ए बी सी डी लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया। जैसे आर्टिकल ए लिखा मिल गया ना, 21 का है, मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, इसको किसी न किसी संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो आपको यहाँ से विशेष रूप से याद रखना कि जो आर्टिकल 21 का ए है, इसको कैसे किया गया, इसको 86वां संविधान संशोधन, बात को याद रखना, 86वां संशोधन हुआ हमारे यहाँ भारत के संविधान में। 86 नंबर का संशोधन हुआ, कब हुआ, तो 2002 में। 86 नंबर का संशोधन हुआ 2002 में, जहां क्या कहा गया कि जो आपके 6 से लगा के 14 वर्ष के बच्चे होंगे, 6 से लगा के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया, 21 के ए में कहा गया। और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इस बात को याद रखना। आर्टिकल 21 का ए कैसे कहा जाता है, तो 6 से लगा के 14 वर्ष की उम्र तक के सारे बच्चों को जो शिक्षा है वो बिल्कुल अनिवार्य है, उनको देना ही देना पड़ेगा। और ये संशोधन कब हुआ, 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, इस बात को याद रखना। तो ये सारे आर्टिकल जो हमारे 19 से लेकर 22 तक थे, ये किसके अंतर्गत आते थे, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। 2 अधिकार हमने सीख लिया, पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, दूसरा हम स्वतंत्रता का अधिकार सीख रहे हैं आर्टिकल कहाँ से, 19 से 22 तक। तीसरा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे अपना तीसरा मौलिक अधिकार, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको पता होने चाहिए। इसके लिए नहीं कि ये एग्ज़ाम में आता है, बल्कि वैसे भी कि आप भारत के नागरिक हो, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, तो ये तो आपको पता होने चाहिए, ठीक बात ना। अब देखो जो तीसरा हमारा अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये तीसरा अधिकार है। शोषण के विरुद्ध, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल आता है मेरे दोस्त आपका 22 तक हो गया ना था, 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है उसको ज़रा समझो। अगर हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 ये कहता है बलात् शरम। अब बलात् शरम क्या है, कुछ लोगों को तो यही समझ नहीं आया होगा। बलात् शरम, बलात् शरम से यह आप समझिए कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, इस बात को समझना। आप क्या हो सकता है भाई, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, इस बात को याद रखना। हाँ उसका मन होगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज़ आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं यहीं बैठो, यही काम करो, ना पढ़ो, ये काम करो, तो ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। ऐसा क्या कहता है आर्टिकल 23। और ये कई बार पूछा गया कि किस आर्टिकल में बलात् शरम है, तो आर्टिकल नंबर 23 में है। आर्टिकल 24 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके दोनों आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है उस बात को समझना। 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में, इस बात को याद रखना, फैक्ट्री हो गया,
कारखाने हो गए या जितने भी जहाँ पर जहरीले कुछ आइटम बनते हैं उस स्थानों पर काम करने नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी आपके कारखाने हैं, जहाँ पर भी कुछ जहरीले चीज़ें, गैसें वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें जो होती जहाँ पर उनकी जान माल को खतरा है, उस स्थान पर इनसे काम लेना क्या है, बिल्कुल जुर्म है कि आप इनसे काम क्या है, नहीं ले सकते हो। इनका मन है, अगर इनके परिवार वाले तैयार हैं कि हाँ मेरा बच्चा काम ही करेगा अब, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ आप इस स्थानों पर ऐसे बच्चों से जो 14 वर्ष से उम्र में कम है, उनसे आप यहाँ पर काम नहीं ले सकते हो। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, बलात्सरम बिल्कुल रोकना है। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हो, जैसे कारखाने हो गए, फैक्ट्री हो गई या फिर कोई जहरीली स्थान हो गई। तो ये हो गए आपके 3 अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम चौथा अधिकार देखेंगे जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई, चीज़ें क्लियर। चलो अब हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली है, ज़रा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बात को आपको समझना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है, इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, 25 से 28। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28, टोटल 4 आर्टिकल आपको इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 ये कह सकता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी धर्म अपना सकते हो। आप अगर हिंदू हो, मुस्लिम बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू बनना चाहते हो तो बन सकते हो। इसकी हमें कहाँ है छूट मिली, स्वतंत्रता है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 25 में। सीधी बात आपको ये याद रखनी है। फिर आर्टिकल नंबर 26 क्या है, इस बात को याद रखना। आर्टिकल नंबर 26 ये है, जैसे अपने अपने धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग मंदिर बनवाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद बनवाते हैं, तो वैसे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके धर्म से रिलेटेड कोई अगर प्रतिमा स्थापित करनी है तो कर सकते हो। यानी कोई भी अगर आपको क्या बनवाना है, प्रतिमा, ऐसे समझो, अगर कोई भी आपको प्रतिमा बनवानी है, आपके मंदिर से रिलेटेड हो सकती है, मस्जिद से रिलेटेड, जो भी है मंदिर मस्जिद, इन सब चीज़ों को आप बनवा सकते हो। इसके लिए आप कोई रोक टोक नहीं। हाँ, वो जगह सरकारी ना हो, उस पर कोई सरकार की बाउंडेशन ना हो कि हाँ इस पर सरकार का अधिकार है। आप अपनी जगह पर या आप किसी और की जगह पर उसकी सहमति के हिसाब से ये सब सारी चीज़ें करवा सकते हो। अब आर्टिकल नंबर अगर 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 ये कहता है मेरे दोस्त, आर्टिकल 27 की बातों को समझना। अगर कोई व्यक्ति है, मान लिया कोई व्यक्ति है और उसको आप ज़बरदस्ती कह रहे हो, किसी व्यक्ति से जो आप है ज़बरदस्ती कह रहे हो कि इस धर्म को अपनाइए। बात को समझना, कोई व्यक्ति है जिससे आप ज़बरदस्ती कह रहे हो कि इस धर्म को अपनाइए और अपनी सारी पूंजी क्या है यहाँ पर लगा दो, सारी पूंजी लगा दो, तो ये नहीं होगा। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी को ये नहीं कह सकते हो नहीं भाई हिंदू धर्म ही मानो, इस धर्म के अंतर्गत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, या आप इस धर्म को मानो या आप इस धर्म को मानो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मन है तो आप आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को अपना सकते हो, लेकिन आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को हम ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को मानने और उसकी संपत्ति को उसमें लगाने के लिए हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। उसका मन है तो वो कुछ भी कर सकता है, इस बात को याद रखना है। इसमें लास्ट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 28, और ये आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा किसी भी विद्यालय में, कोई भी ऐसा विद्यालय, सारे विद्यालयों में क्या होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपको याद रखना है, कोई भी विद्यालय हो सकता है, वहाँ पर पुस्तकों में अगर चैप्टर है तो ठीक है पढ़िए, लेकिन विशेष रूप से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपको समझना, अगर जो बालक है, जो छात्र है, वो क्या कर सकता है, अगर हिंदू का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भी जा सकता
सकता है, मुस्लिम का कोई प्रोग्राम हो उसमें भी, ईसाई के उसमें भी, सिख के उसमें भी, यानी वो किसी भी प्रोग्राम में जा सकता है, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की बातों को सुन सकता है। ऐसी बात कहाँ कही गई? आर्टिकल 28 में। लेकिन विद्यालय में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हो तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, जिसके तहत आपको क्या होगा, आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की। ये था चौथा, जो कि था धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा जो है वो आपको पढ़ना है। फिर हमारा लास्ट बचेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आर्टिकल नंबर कहाँ से पढ़ेंगे? 29 और 30, जो कि है संस्कृति से रिलेटेड, यानी शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड। ठीक बात ना? चलो अब देखो, अब आपको यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये किस उसमें आते हैं मौलिक अधिकार में? तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पांचवा नंबर कौन सा है? यह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं किसका? संस्कृति का अधिकार आपको यहाँ से याद रखना है। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? 2। कौन कौन से? 29 और 30 आता है आर्टिकल। अब आर्टिकल 29 क्या कहता है और आर्टिकल 30 क्या कहता है, उस बात को आपको समझना है। आर्टिकल 29 क्या कहता है और आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 29 आपको ये कहता है कि जो अनुसूचित वाले हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी भाषा को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति से अपना क्या कर सकते हैं, वो कोई भी शिक्षा चला सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। ऐसा कहा गया आर्टिकल 29 में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप सुन लीजिए। आर्टिकल 30 की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 30 में ये है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, चंदा ले सकते हैं। चंदा लेने के बाद कोई विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, उस विद्यालय में वो भाषा की शिक्षा दे सकते हैं। इन चीज़ों की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल नंबर 30 में। तो ये आपको ज़्यादा विशेष रूप से नहीं याद रखनी है। विशेष रूप से तो देखो, पहला जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 14, जो बहुत पूछा जाता है। फिर आर्टिकल 17, फिर आर्टिकल 19 का ए, ये तो पूरा है, पूरा इम्पोर्टेंट है। देन अगर मैं आगे बात करूँ, आर्टिकल 21 का ए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे आर्टिकल जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता से बहुत रेयर केसों में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऊपर से ही बन जाएंगे। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसमें आपको जो लास्ट आता है, इसके विषय में आप थोड़ी जानकारी ले लो। जो आपका 6वां आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना? उपचारों का अधिकार। इसमें ये क्या होता है कि अगर आपके कोई आपके कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता, हनन करता है, आपको रोकता है आपके मौलिक अधिकारों को, तो सीधे आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके खिलाफ जो है 5 रिट जारी करता है। 5 रिट, जैसे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है ना, इस प्रकार की वो 5 रिट जारी करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर किसके तहत भाई? ये 6वां है ना, तो ये आर्टिकल नंबर 32 के तहत, ये आर्टिकल नंबर 32 में है। इस बात को आपको याद रखना है। तो बस मौलिक अधिकार से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप अपना इस वीडियो को देखने के बाद मौलिक अधिकार का मॉक टेस्ट देते हो तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। याद रखना, अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे।